नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ कृतिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। लाल निशान में बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 450 अंक टूटा। निफ्टी 23,645 पर बंद। जाने मार्केट में गिरावट के कारण। बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स, बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 सप्ताह के पहले ट्रेडिंग सेशन यानी सोमवार 30 दिसंबर को बड़ी गिरावट लेकर बंद हुए। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स सोमवार 30 दिसंबर को 50 अंक से ज्यादा फिसलकर 78,637 पर खुला। बाद में यह 78,395.50 अंक तक फिसल गया। अंत में सेंसेक्स 450.94 अंक या 0.57% की बड़ी गिरावट लेकर 78,248.13 पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी गिरावट में खुला और उतार चढ़ाव भरे कारोबार के अंत में 168.50 अंक या 0.71 की गिरावट लेकर 23,644.90 पर क्लोज हुआ। बारिश के बाद अब शीतलहर का अटैक। यूपी, हरियाणा और पंजाब समेत इन राज्यों में नए साल तक कैसा रहेगा मौसम। उत्तर भारत के कई राज्य ठंड की चपेट में हैं। 2 दिन हुई बारिश के बाद अब शीतलहर चल रही है। सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा भी देखा जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में भीषण शीतलहर और घने कोहरे की स्थिति की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने 30 दिसंबर सोमवार, 31 दिसंबर मंगलवार और 1 जनवरी बुधवार को हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में भीषण शीतलहर चलने की संभावना जताई है। इस दौरान पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान के कुछ इलाकों में भी तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। नए साल यानी बुधवार को इन सभी राज्यों में शीतलहर चलेगी। तापमान में काफी गिरावट दर्ज होगा। किसानों की नोएडा कूच। मेरठ पुलिस ने भकायू जिलाध्यक्ष को घर में किया नजरबंद, पंचायत में जाने से रोका। नोएडा में किसानों की पंचायत में जाने के से रोकने के लिए पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी को घर पर ही नजरबंद कर दिया है। उनके आवास पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात की गई है। पुलिस की इस कार्रवाई को जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने दमनकारी नीति बताया है। भारतीय किसान यूनियन की ओर से आज नोएडा में 0 माइल्स पर किसान पंचायत का आयोजन किया गया है। इस किसान पंचायत को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत संबोधित करेंगे। चाय बागानों से आई ये बुरी खबर। चाय की चुस्की होगी अब महंगी। सुबह सुबह अगर आप चाय की चुस्की लेना पसंद करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। आने वाले दिनों में चाय पत्ती के दाम में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। दरअसल चाय बागानों से चाय उत्पादन को लेकर बुरी खबर आई है। मौसम की अनियमित और बागानों के समय से पहले बंद होने के कारण इस साल के अंत तक चाय के कुल उत्पादन में 10 करोड़ किलोग्राम से अधिक की गिरावट आने की आशंका है। चाय उद्योग से जुड़े लोगों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 2023 के पहले 10 महीनों में करीब 117.8 करोड़ किलोग्राम उत्पादन की तुलना में देश में चालू कैलेंडर वर्ष की जनवरी अक्टूबर अवधि में करीब 111.2 करोड़ किलोग्राम चाय का उत्पादन हुआ है। हालांकि निर्यात के 2024 में 24-25 करोड़ किलोग्राम तक पहुंचने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष करीब 23.1 करोड़ किलोग्राम रहा था। शिवपुरी में ट्रिपल मर्डर। बुजुर्ग दंपति और पड़ोसी महिला मृत पाए गए। गले में कसा हुआ था फंदा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में सोमवार सुबह 75 वर्षीय एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और उसके पड़ोस में रहने वाली एक अन्य महिला रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाई गई। पुलिस ने बताया कि पुलिस को संदेह है कि यह हत्या का मामला है और घटना के बारे में जानकारी जुटाने के लिए इलाके के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी गई है। पुलिस के उप विभागीय अधिकारी प्रशांत शर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि सीताराम लोधी, उनकी पत्नी मुन्नीबाई 70 वर्ष और उनकी पड़ोसी सूरजबाई 65 वर्ष पिछोर विधानसभा क्षेत्र के रौतोरा गांव में लोधी घर के समीप एक खेत के पास एक झोपड़ी में मृत पाए गए। लोधी के गले में फंदा कसा हुआ था, जबकि उसकी पत्नी के सिर पर चोट के निशान थे। अधिकारी ने बताया कि सूरजबाई की गला घोंटकर हत्या की गई है। मनमोहन सिंह के अस्थि विसर्जन पर गिरी कांग्रेस। भाजपा ने की आलोचना तो बताई ये वजह। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अस्थि विसर्जन में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा। इस पर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कड़ी आलोचना के बाद कांग्रेस ने सोमवार को अपनी सफाई दी। पार्टी ने कहा कि उनकी निजता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसे किया गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि निजता का सम्मान करते हुए अस्थि विसर्जन में परिवार के साथ नहीं है।
पवन खेड़ा ने आगे कहा कि हमारे प्रिय दिवंगत नेता के अंतिम संस्कार के बाद सोनिया और प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनके आवास पर परिवार से मुलाकात की। स्टेडियम की वीआईपी गैलरी से 15 फीट नीचे गिरी कांग्रेस विधायक, सिर और रीढ़ में गंभीर चोटें, वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा। केरल के त्रिक्कारा में कांग्रेस की विधायक उमा थॉमस रविवार शाम को जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की गैलरी से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर और रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है और उनका उपचार किया जा रहा है। लहूलुहान स्थिति में विधायक को स्वयं सेवकों और अन्य लोगों ने स्टेडियम के पास एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि उमा थॉमस दिवंगत कांग्रेस नेता पीटी थॉमस की पत्नी है और त्रिक्कारा के विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। 2021 में पीटी थॉमस के निधन के बाद कांग्रेस ने उमा को चुनाव में उतारा था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक, कहा वे दूरदर्शी राजनेता थे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने उनको महान दूरदर्शी राजनेता बताया। पीएम ने कहा कि उन्होंने वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए अथक प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के निधन से बहुत दुख हुआ। वह एक महान दूरदर्शी राजनेता थे। उन्होंने वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए अथक प्रयास किए। भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत बनाने में उनका योगदान एक स्थायी विरासत छोड़ गया है। उनके परिवार, दोस्तों और अमेरिका के लोगों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। स्कॉटलैंड में भारतीय छात्रा की हत्या या हादसा, नदी में मिला शव, 6 दिसंबर से थी लापता। स्कॉटलैंड में इस महीने की शुरुआत से लापता 22 वर्षीय भारतीय छात्रा का शव एक नदी में मिला है। शव मिलने के बाद छात्रा के परिवार को सूचित कर दिया गया। हालांकि छात्रा के औपचारिक पहचान की प्रक्रिया भी जारी है। शव मिलने के बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या छात्रा की हत्या की गई है या कोई हादसा है। केरल के समरासाजू स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में हैरियट वार्ड विश्वविद्यालय में पढ़ती थी। स्कॉटलैंड की पुलिस ने बताया कि एडिनबर्ग के पास एक गांव न्यू ब्रिज के पास एक नदी में छात्रा का शव मिला है। पुलिस ने कहा कि 27 दिसंबर को सुबह करीब 11:55 पर न्यू ब्रिज के पास पानी में एक शव मिलने की जानकारी मिली थी। इसरो ने स्पेसएक्स मिशन की लॉन्चिंग का समय बदला। PSLV C60 की उड़ान को लेकर दिया गया नया अपडेट। इसरो ने अपने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन स्पेसएक्स की लॉन्चिंग को 2 मिनट आगे बढ़ा दिया है। इसरो का यह मिशन उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम में मील का पत्थर साबित होगा। पहले इसरो अपने स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेसएक्स की लॉन्चिंग सोमवार को 9:58 पर करने वाला था, लेकिन अब यह लॉन्चिंग 2 मिनट की देरी से रात 10 बजे होगी। हालांकि लॉन्चिंग के समय में इस बदलाव की वजह इसरो ने नहीं बताई। इसरो ने सोमवार को एक अपडेट में कहा कि लॉन्च का दिन आ गया है। आज रात ठीक 10 बजे स्पेसएक्स और नए पेलोड के साथ PSLV C60 उड़ान भरने के लिए तैयार है। भारतीय महिलाओं के पास दुनिया का 11% सोना, इतना कई देशों का गोल्ड रिजर्व भी नहीं। जाने पूरी डिटेल क्या है। भारत में सोना पुराने जमाने से परंपरा और सांस्कृतिक महत्व का प्रतीक रहा है, खासकर महिलाओं के बीच, जिनका सोने के गहनों में काफी लगाव है। शादी जैसे समारोह में भी सोने की खास अहमियत रहती है, फिर चाहे बात दुल्हन के आभूषण की हो या फिर मेहमानों के सजने संवरने की। यही वजह है कि भारतीय महिलाओं के पास सोने का भारी भंडार हो गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक भारतीय महिलाओं के पास कुल मिलाकर लगभग 24,000 टन सोना है। यह आभूषण के रूप में दुनिया के कुल सोने के भंडार का लगभग 11% है। सही मायने में देखें तो भारतीय महिलाओं के पास कुल सोना शीर्ष 5 देशों के संयुक्त स्वर्ण भंडार से भी अधिक है। दिल्ली में मतदाता सूची से नाम कटवाने की लड़ाई, संजय सिंह के घर पहुंची भाजपा ने पेश किए सबूत। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर उनकी पत्नी अनीता सिंह का नाम वोटर लिस्ट से कटवाने का आरोप लगाया है। अब संजय सिंह के आरोप पर भाजपा ने भी पलटवार किया है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने तो सोशल मीडिया पर एक हलफनामा पोस्ट कर दिया है, जिसके आधार पर दावा किया गया है कि अनीता सिंह दिल्ली नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की वोटर है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर संजय सिंह और उनकी पत्नी अनीता सिंह की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्यसभा सांसद और आप नेता संजय सिंह और उनकी पत्नी अनीता सिंह ने दिल्ली में वोट किया था। अनीता सिंह यूपी के सुल्तानपुर की पंजीकृत मतदाता है। ऐसे में उनका दिल्ली में किया गया मतदान अवैध और गैर कानूनी है। चुनाव आयोग को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए।
दिल्ली के नीतीश कुमार महागठबंधन में करेंगे वापसी, सियासी अटकलों पर तेजस्वी यादव की दो टूक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या महागठबंधन में वापसी करने जा रहे हैं? यह सवाल इन दिनों प्रदेश के सियासी गलियारों में तैर रहा है। बीते कुछ समय से जोर पकड़ रही ऐसी चर्चाओं पर अब नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने इस पर अपना दो टूक जवाब दे दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों दिल्ली गए हुए हैं। तेजस्वी यादव ने इसके साथ ही बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन, उन पर लाठीचार्ज, परीक्षा रद्द कराने की मांग और भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने 2025 में होने वाले चुनावों की तैयारी पर भी अपनी बात रखी। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सबसे पहले कहा कि मुख्यमंत्री टायर्ड है और रिटायर्ड अधिकारी सरकार चला रहे हैं। प्रतियोगिता परीक्षा का पेपर लीक बिहार में पहली बार नहीं हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसका पता लगाना होगा। साउथ कोरिया प्लेन क्रैश के बाद बोइंग पर फिर उठने लगे सवाल, पहले ही लुढ़क रहे कंपनी के शेयर। हादसे पर क्या बोले पायलट? साउथ कोरिया में रविवार सुबह हुए विमान हादसे में 179 लोगों की जान चली गई। मुआन शहर में हुए इस हादसे में कुल 181 यात्रियों में से केवल 2 लोगों की ही जान बच सकी है। हादसे के बाद बोइंग विमान कंपनी पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। दुर्घटना के कारणों की जांच अभी भी चल रही है और विमान विशेषज्ञ रविवार की घटना को कंपनी की पिछली सुरक्षा समस्याओं से अलग देख रहे हैं। डेल्टा एयरलाइंस के सलाहकार और पूर्व मुख्य पायलट एलन प्राइस ने बताया कि रविवार की घटना को 2018 और 2019 में हुई बोइंग 737 मैक्स जेटलाइनर की दुर्घटनाओं से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। सुरक्षा समस्याओं के बढ़ने के कारण बोइंग के सीईओ डेविड कैलहॉन पर भी भारी दबाव आ गया है, जिसके बाद उन्होंने अगस्त में सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया। जनवरी से अब तक 70,000 बोइंग कर्मचारियों ने सुरक्षा में सुधार की मांग की है और इसके तरीकों पर चर्चा करने के लिए बैठकों में भी भाग लिया है। यहाँ तक कि इन कर्मचारियों ने स्ट्राइक तक की है। जनरेशन जेड और अल्फा का जमाना हुआ पुराना, साल 2025 से शुरू होगा जनरेशन बीटा का बोलबाला। दुनिया में हर कुछ समय बाद नई पीढ़ी आती है। इन पीढ़ियों को अलग अलग नाम दिए जाते हैं ताकि उनके बारे में बात करना आसान हो। जैसे कि आपने जनरेशन जेड या फिर अल्फा जनरेशन के बारे में सुना होगा। अब ठीक उसी तरह साल 2025 में पैदा होने वाली पीढ़ी को जनरेशन बीटा का कहा जा रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो जनरेशन बीटा एक नई पीढ़ी है जो अब नए साल के साथ शुरू हो रही है। यह नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इससे पहले अल्फा नाम की पीढ़ी थी। यह नामकरण का एक तरीका है जिससे हमें पता चलता है कि इतिहास के एक नए युग की शुरुआत हो रही है। मिलेनियल्स और जेन जेड जैसे शब्दों के बारे में तो आप खूब सुना होगा। ये सब अलग अलग पीढ़ियों के लोगों को दर्शाते हैं। ऐसे में अब एक नई पीढ़ी आ रही है जिसने जेन बीटा कहा जाता है। ये वे लोग हैं जो 2025 से 2039 के बीच पैदा होंगे। जेन बीटा के पहले जेन अल्फा 2010 से 2024 में पैदा हुआ और उसके पहले जेन जेड 1997 से 2012 में पैदा हुए आए थे। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला की नजर में यशस्वी थे नॉट आउट। रोहित बोले बल्ले का किनारा लगा था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने जहां भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का समर्थन किया है, वहीं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि यशस्वी के बल्ले का किनारा लगा था, इसलिए इस मामले को ज्यादा उछालने की जरूरत नहीं है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मैच के 5वें दिन उस वक्त विवाद हो गया जब यशस्वी के साथ थर्ड अंपायर ने बेईमानी की, जिसने मैच का रुख पलट दिया। दरअसल भारतीय पारी के 71वें ओवर में पैट कमिंस की लेग साइड पर शॉर्ट पिच गेंद को यशस्वी ने फाइन लेग पर खेलने की कोशिश की। वह चूके और गेंद विकेट कीपर कैरी के हाथों में गई। मैदानी अंपायर ने यशस्वी को आउट नहीं दिया, जिसके बाद कमिंस ने DRS लेने का फैसला किया। रिप्ले में स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि गेंद यशस्वी के बल्ले का किनारा लेकर गई है या नहीं। इसके बाद स्नीकोमीटर में जांचा गया, लेकिन स्नीकोमीटर में कोई हरकत नहीं दिखी। इसके बावजूद थर्ड अंपायर ने मैदानी अंपायर का फैसला पलट दिया और यशस्वी को आउट करार दिया। इससे वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए और कमेंट्री बॉक्स में मौजूदा दिग्गज भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने भी सवाल खड़े किए। दिल्ली चुनाव में केजरीवाल के ताबड़तोड़ बड़े कस्मे वादे, भाजपा की बढ़ा दी चिंता। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने पिछले कुछ दिनों में 5 बड़े ऐलान किए हैं। इसमें महिलाओं के लिए 2100 रुपए महीना, संजीवनी योजना के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का फ्री इलाज, बुजुर्गों के लिए पेंशन स्कीम, 24 घंटे दिल्ली वासियों को साफ पानी और पुजारियों और ग्रंथियों के लिए
सैलरी का भी ऐलान शामिल है। केजरीवाल के इन वादों को आप के नेता मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं कि वहीं बीजेपी इसको लेकर हमलावर है। बीजेपी इन वादों को दिल्ली वालों के लिए धोखा बता रही है। भाजपा का कहना है कि केजरीवाल सिर्फ लोगों से झूठा वादा करते हैं। केजरीवाल के हर ऐलान पर बीजेपी तंज कस रही है। केजरीवाल ने जब महिला सम्मान और संजीवनी योजना का ऐलान किया तो बीजेपी ने इसे बड़ा छलावा बताते हुए कहा कि आप पिछले 10 साल से सत्ता में हैं, लेकिन किसी भी महिला को 10 रुपए की मदद नहीं दी। वे चुनाव नजदीक आते ही बुजुर्गों और महिलाओं से झूठा वादा कर रहे हैं। केजरीवाल ने जब दिल्ली वासियों को साफ पानी का वादा दिया तो बीजेपी ने इसका भी पलटवार किया। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल भाजपा ने केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ 40 पन्नों का आरोप पत्र जारी किया और गंभीर आरोप लगाए। आरोप पत्र के कवर पेज पर लिखा था, दिल्ली सरकार हुई कंगाल, आप विधायक मालामाल और शीश महल में केजरीवाल। भाजपा का पैसा मत लेना, सीपीआईएम पाखंडी पार्टी, संदेश खाली में विपक्ष पर भड़की ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सोमवार 30 दिसंबर को संदेश खाली का दौरा किया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर 24 परगना जिले के स्थित संदेश खाली चर्चा का विषय बन गया। ममता की पार्टी टीएमसी के एक नेता पर इलाके के जुल्म और महिलाओं पर अत्याचार करने के आरोप लगे थे। संदेश खाली के विरोध प्रदर्शन के बाद यह पहला मौका है जब सीएम ममता बनर्जी ने यहां का दौरा किया है। संदेश खाली में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने भाजपा और सीपीआईएम पर जमकर निशाना भी साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि माताएं बहनें हमारा गौरव है, यदि मां और बहन नहीं तो कोई परिवार नहीं। घर की महिलाएं स्वस्थ साथी परियोजना की प्रमुख है। ममता ने कहा कि 123 करोड़ रुपए से कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। संदेश खाली में सड़क, बांध, जल उपचार संयंत्र, सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ है। ममता ने यह भी दावा किया कि आने वाले दिनों में यहाँ नया उपमंडल और जिला बनाया जाएगा, क्योंकि संदेश खाली वालों को दूर जाना पड़ता है। चुनाव से पहले केजरीवाल का एक और बड़ा ऐलान, पुजारियों और ग्रंथियों की हर माह मिलेगी इतनी सैलरी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि केजरीवाल पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज मैं जो योजना का ऐलान करने जा रहा हूं, उस योजना का नाम पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना है। इसके तहत मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। उन्हें लगभग 18,000 रुपए प्रति माह सम्मान राशि दी जाएगी। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि आम आदमी पार्टी के जीतने पर दिल्ली में मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथियों को 18,000 प्रति माह की सम्मान राशि दी जाएगी। यह योजना समाज में उनके आध्यात्मिक योगदान और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने और उनके प्रयासों का सम्मान था। साथ ही भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा वालों ने इसे रोकने की कोशिश मत करना, बहुत पाप लगेगा। पीसीएस अधिकारी ने पेश की मिसाल, शादी में मिली दहेज की मोटी रकम लौटाई, लिया केवल शगुन का 1 रुपया और नारियल। सहारनपुर जनपद के शंभूगढ़ गांव निवासी एक पीसीएस अधिकारी ने बिना दहेज की शादी कर मिसाल पेश की है। उन्होंने शादी में लाखों रुपए व सामान को ठुकराकर शगुन के तौर पर मात्र 1 रुपया और नारियल लिया। वहीं पीसीएस अधिकारी के इस कदम की हर तरफ सराहना हो रही है। जानकारी के अनुसार शंभूगढ़ गांव निवासी पीडब्ल्यूडी में सेवानिवृत्त कर्मचारी दलबीर सिंह ने बताया कि उनका बेटा भानु प्रताप सिंह वर्तमान में मुरादाबाद में एसजीएसटी अधिकारी है। 27 दिसंबर को भानु प्रताप सिंह की शादी उत्तराखंड के महादराबाद निवासी पवन कुमार की पुत्री शिवांशी के साथ हुई है। दलबीर सिंह ने बताया कि वधु पक्ष की ओर से शादी की रस्म के दौरान उनको अच्छी रकम दी गई, लेकिन उनके आईपीएस बेटे ने रकम को लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, वधु पक्ष की तरफ से शादी में देने के लिए जो घरेलू सामान मंगवाया गया था, उसको भी भानु प्रताप ने लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया। भानु प्रताप सिंह ने केवल शगुन का 1 रुपया व नारियल लेकर शादी की रस्म को पूरा किया। भानु प्रताप सिंह की इस सादगी की चर्चा दूर दूर तक हो रही है। भानु प्रताप सिंह ने बताया कि दहेज समाज के लिए कोड है, इसे खत्म करने के लिए सबको पहल करनी चाहिए। अब नहीं रुकेगा कोई भी मनोरंजन, आ गया है रंग टीवी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन। रंग टीवी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको सभी प्रकार की फिल्में फ्री देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही लाइव टीवी शोज देखने के लिए मिलेंगे। अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं और रंग टीवी प्ले स्टोर पर डालें और डाउनलोड करें रंग टीवी ऐप।